आग की खबर से। जापान में टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पे बड़ा हादसा हुआ है। जापान एयरलाइंस के प्लेन में आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। और क्या क्यों हुआ, ये सब चीज़ों के लिए सीधे उमाशंकर सिंह के पास चलते हैं। उमा हमारे साथ जुड़ गए। उमा, बताइए ये हादसा कैसे हुआ? तस्वीरें तो काफ़ी खतरनाक दिख रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक विमान जो कि टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पे शाम तकरीबन स्थानीय समय के हिसाब से 6 बजे उतरने वाला था। उतरते समय उसकी टक्कर जो है वो रनवे पे खड़े एक कोस्ट गार्ड के विमान से हो गई और उसके बाद विमान के पिछले हिस्से में आग लगा। जब तक ये विमान टैक्सी करके रुकती तब तक विमान पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका था। विमान के अगले दरवाजे का इस्तेमाल करके विमान में सवार 167 यात्री और 12 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन विमान जो है पूरी तरह से जल के खाक हो गया, जिसका दृश्य जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो 5 लोगों की मरने की खबर आई है, पहले ये जानकारी आई थी कि जो कोस्ट गार्ड का विमान जो कि रनवे पे खड़ा था जिससे विमान टकराया उसमें 6 लोग थे और एक ने अपनी जान वहां से बचा ली भागकर, लेकिन 5 जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी नहीं थी। अब जानकारी आ रही है कि 5 व्यक्तियों की जो मौत है वो हो गई है। जाहिर सी बात है कि रनवे पे उतरते समय इस विमान का पिछला हिस्सा जो है वो रनवे पे खड़े कोस्ट गार्ड के विमान से टकराया और उसके बाद उसमें आग लगी और वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसमें वो उन 5 व्यक्तियों की मौत हो गई जो कोस्ट गार्ड के विमान में बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ा हादसा है। सुनामी की खबर के बाद से ही, जब भूकंप आया उसके बाद से सुनामी की चेतावनी दी गई, उसके बाद से ही कोस्ट गार्ड और तमाम एजेंसियां जो हैं जापान में वो काफ़ी हाई अलर्ट मोड पर हैं और इसी वजह से जो कोस्ट गार्ड की जो गतिविधियाँ हैं वो भी बढ़ी हुई थी। तो इस हादसे की पड़ताल जो है वो की जा रही है, लेकिन राहत की ये बात है कि इसमें तमाम जो मुसाफिर जो कि यात्री विमान में सवार थे उनको बचा लिया गया है, लेकिन 5 यात्रियों की मौत हुई है जो कि कोस्ट गार्ड के विमान में सवार थे। लेकिन इतना बड़ा हादसा जो हुआ उसमें अगर बड़े विमान में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा तो एक राहत की बात है। हालांकि 5 की जो जान जो है इस हादसे में चली गई है। नहीं, आपने सही कहा। निश्चित रूप से जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसको देखते हुए यह हादसा काफ़ी बड़ा लग रहा है। विमान पूरी तरह से जल के राख हो गया। कोस्ट गार्ड के विमान से इसकी टक्कर हुई, उसमें जो लोग सवार थे उनकी जान गई, लेकिन इस यात्री विमान ने अपने सारी यात्रियों को बचा लिया। ये एक राहत की बात आप कह सकते हैं उन यात्रियों के परिवार वालों के लिए। जी बिल्कुल, और यही बात वहाँ कही भी जा रही है जानकारों के मुताबिक, और चालक दल को इस बात के लिए शाबाशी भी दी जा रही है कि टक्कर के बावजूद जो है वो इस तरह से विमान को टैक्सी करके रोक पाने में कामयाब रहे और आपात दरवाज़ों के ज़रिए यात्रियों को तेज़ी से बाहर निकाला गया। क्योंकि जिस तेज़ी से आग फैली है, जो कि दिख रहा है साफ तौर पे विजुअल्स में, जिस तेज़ी से आग फैली है उसमें यात्रियों की जान जा सकती थी, लेकिन जिस मुस्तैदी और तेज़ी के साथ यात्रियों को बाहर निकाला गया इस बात की वहाँ पर सराहना की जा रही है। 45 बात की जा रही है कि आखिरकार कोस्ट गार्ड का जो विमान है वो कैसे इस रनवे के रास्ते में आया और किस तरीके से ये टक्कर हुई। ये विमान जो है वो 4 बजे चला था और इसको 6 बजे के आसपास यहाँ जो एयरपोर्ट पे उतरना था टोक्यो के एयरपोर्ट पे, और उसके दौरान ये हादसा हो गया है। लेकिन फिर से एक राहत की बात की, यात्रियों की जो 367 यात्री थे उनको बचा लिया गया है। 12 चालक दल के सदस्य जो थे उनको बचा लिया गया है, लेकिन 5 वो लोग जो कोस्ट गार्ड के विमान में सवार थे उनकी मौत हो गई इस हादसे में। जी उमाशंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ जरा लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहेगी अलग अलग पार्टियों की। कांग्रेस 9 राज्यों में गठबंधन करने जा रही है, इस बात की जो जानकारी मिली है, और जो महाविकास अघाड़ी है वहाँ पर गठबंधन कैसे होगा इसके बारे में भी जो है वो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। शिवसेना 19 से 21 सीट, कांग्रेस 13 से 15 सीट और एनसीपी 10 से 11 सीटें लड़ेंगी। और वो कौन कौन से राज्य हैं इसकी जानकारी के लिए रौनक के पास सीधे चलते हैं। रौनक, बताएं किन किन राज्यों में गठबंधन हो रहा है कांग्रेस पार्टी, और या कहें इंडिया अलायंस किन किन राज्यों में रहेगी और महाराष्ट्र की क्या स्थिति रहेगी? जी देखिए मनोरंजन जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्य तौर पर कांग्रेस ने कहा किस किस राज्यों में गठबंधन करना चाहिए, इसको लेकर मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और वो कमेटी का रिपोर्ट जो है वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको सौंपा जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, और जो जानकारी हमें वरिष्ठ सूत्र बता रहे वो ये है कि लगभग 9 ऐसे राज्य है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, यूपी,
बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और बंगाल जैसे राज्य जो है वो यहाँ पर गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सभी की निगाहें जहाँ पर टिकी हुई थी वो राज्य है पंजाब। वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो यूनिट है उनके बीच में एक टसल देखने को मिल रही है और लगातार इस तरह के स्थानीय नेताओं के बयान भी सामने निकल कर आ रहे हैं, जिससे ये उम्मीद कम जताई जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा। हालांकि कल ये रिपोर्ट सौंपने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो क्या कुछ फैसला लेते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मैं महाराष्ट्र की आपको बात बता दूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं में लगभग ये तय हो गया है कि महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना, यूबीटी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार का जो गुट है ये मिलकर लोकसभा चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ने जा रहा है। और सीट शेयरिंग का जहां तक विषय है तो सीट शेयरिंग के विषय में भी मेरिट के आधार पर सीटें जो है वो तय की जाएगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 20 से 21 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिल सकती है, जबकि 12 से माफ कीजिएगा 15 से 16 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 9 से 10 सीट जो है वो कहीं ना कहीं एनसीपी को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थिति फिलहाल महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो इंटैक्ट दिख रही है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का क्या होगा। लगातार मेरा सवाल वही था, अंबेडकर है जी। मेरा सवाल रौनक यही था कि प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि कांग्रेस को हटा के हम सब एक गठबंधन करते हैं, तो फिर क्या वहां पे अघाड़ी टूट जाएगी वहां पे? जी देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 30 तारीख को पुणे में शरद पवार के साथ प्रकाश अंबेडकर और संजय राउत की मुलाकात हुई, जहां पर प्रकाश अंबेडकर की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस को अलग कर हम तीनों पार्टियों ने गठबंधन लोकसभा चुनाव में करना चाहिए। लेकिन इसे सिरे से खारिज कर दिया। शरद पवार का साफ कहना है कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन की कल्पना महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए करना ये ठीक नहीं होगा। हालांकि प्रकाश अंबेडकर को वो रिस्पेक्टेबल सीट देने के लिए तैयार है। आपको ये भी याद है बाबा कि पिछले बार यानी 2019 के चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने कई सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था, यानी कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। लगभग 12 ऐसी सीटें थी जहां पर 1 लाख के करीब प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने वोट लिए थे। तो यही वजह है कि अगर प्रकाश अंबेडकर को फिर एक बार 2024 में दूर रखा जाता है तो 2019 की स्थिति फिर यहां पर देखने को मिल सकती है। जी जरूर, बहुत अच्छी जानकारी रौनक आपने दी है। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र में, प्रकाश अंबेडकर एक फैक्टर हैं वहाँ पर, और रौनक ने जानकारी दी कि किन राज्यों में गठबंधन होगा, जिसमें कि जो है पंजाब बाहर है। पंजाब में एक तरह से स्थिति साफ होते जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, और पश्चिम बंगाल में होगा गठबंधन, केरल में होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि पश्चिम बंगाल और केरल में वाम दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, बाकी दलों के साथ होगा। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ यानी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, और केरल में बाकी जो घटक दल हैं वहाँ पे लेफ्ट का एक अलग मोर्चा लड़ता है और कांग्रेस का एक और मोर्चा लड़ता है। तो वहाँ पर कोई गठबंधन लेफ्ट पार्टी के साथ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब 31 दिसंबर तक जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से सीटों के बंटवारे का प्रस्ताव था, जिस पर कि सभी घटक दल ने सहमति जताई थी। समय सीमा बीत चुकी है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि पश्चिम बंगाल में क्या रुख होगा जो है इंडिया गठबंधन का। 2024 के लोकसभा जो है वो चुनाव करीब है। और सौरभ, हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता मिल गए। सौरभ बताइए, डेडलाइन खत्म हो गई है, आपके यहाँ कैसे होगा गठबंधन? 3 सीटें, 4 सीटें, 6 सीटों की बात हो रही है। देखिए, अभी मैं एक तृणमूल कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला हूं, जहां पे कांग्रेस के जो यहां के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उनके बयान के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बयान भी आया है। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से अभी अटैक हो रहे हैं एक दूसरे पर। अब कहते हैं कि इसके साथ साथ सीट शेयरिंग के टॉक्स भी चल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी एक आश्चर्य विषय है कि एक तरफ दोनों दल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग टॉक्स भी कर रहे हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, आज तृणमूल कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हुए कैंसर शब्द का इस्तेमाल भी किया है। उसका जवाब तृणमूल ने दिया है। तृणमूल ने कहा ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं,
और कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, उनके मन में कुछ अलग है। और यहाँ के जो लोकल लीडर्स है कांग्रेस के, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पॉलिटिकल स्पेस बचाने के लिए लेफ्ट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये सारे जो लोकल लीडर्स के कांग्रेस का एक है व्यू पॉइंट, उसको लेकर कांग्रेस के बीच में ज़रूर दो अलग व्यूज़ है। एक जो मानते हैं कि अलायंस होनी चाहिए, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अगर आप मुर्शिदाबाद, मालदा, उस बेल्ट की बात करें तो वहाँ पे अगर एंटी बीजेपी वोट्स का डिवीजन होता है तो साफ साफ फायदा बीजेपी को होता है। अगर एंटी बीजेपी वोट्स का कंसोलिडेशन होता है तो वो बीजेपी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। तो इसी सिंपल अरिथमेटिक के साथ चुनाव के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा सारे पार्टीज को। लेकिन इस वक्त जो बयानबाजी चल रहा है उससे तो लगता नहीं है कि कुछ सीट शेयरिंग का टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। सौरभ, हम और आप जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के 36 के आंकड़े हैं, हमेशा से एक दूसरे को नापसंद करते हैं वो दोनों। उसको अलग करके देखें तो क्या 3 सीट या 4 सीट? हम ये भी जानते हैं कि 3 या 4 सीट से अधिक कांग्रेस को नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए अधीर रंजन चौधरी के साथ ममता बनर्जी का रिश्ता है वो हमेशा से खराब रहा है। और ये आपने सही कहा कि दोनों मतलब दे डोंट सी आई टू आई। बट अगर हम बात करें सीटों की तो रायगंज सीट एक कांग्रेस के लिए एक सीट है जो कांग्रेस लड़ना चाहते हैं। साथ साथ वहाँ पे आपका मालदा में सीट्स है जो कांग्रेस चाहते हैं, और मुर्शिदाबाद में। अब मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक सीट तो अधीर रंजन चौधरी का खुद का सीट है, और एक सीट जो मालदा में अभी कांग्रेस के पास है। उसके अलावा कांग्रेस रायगंज और एक और सीट मालदा में ज़रूर मांग रखेंगे, लेकिन इसको लेकर नेगोशिएशन हो सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब इस विषय पर चर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर किसी विषय पे चर्चा हो रहा है तो कौन बीजेपी के एजेंट है, कौन बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं, और ये कौन ये बातें कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। बंगाल के बाद पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, और अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा। अब एक बात तो साफ है कि जैसा लगता है कि यहाँ पर जो है बात नहीं बन रही है। गजाली हमारे साथ जुड़े हुए। गजाली, बताइए क्या चल रहा है पंजाब में? जी बाबा, पंजाब की अगर बात करें तो आपको बेहतर पता है कि दोनों पार्टियों के जो लीडर्स हैं, दोनों ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं पिछले 4-5 महीने में, जब से इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस की बात शुरू हुई है। खास करके पंजाब कांग्रेस की अगर बात करें तो हाल ही में पिछले 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने, सारे ही नेताओं ने बड़ी रैलियां की हैं लुधियाना में और अबोहर में। और वहां पर यही बात रखी गई है कि हाईकमांड तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयर करते हैं पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें 13 सीटें हैं, तो हमारी सियासत ही यहाँ खत्म हो जाएगी। क्योंकि पिछले 1.5 साल में जब से आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार में आई है, उसने कांग्रेस के कई नेताओं पर FIR किया है, करप्शन के केसेस में कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो पहला तो पंजाब कांग्रेस की तरफ से ये बात हाईकमांड को बताई गई, और उसके बाद हाईकमांड ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर मीटिंग भी की थी। हालांकि उस मीटिंग के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर पंजाब में, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनके तेवर थोड़ा नरम थे, या उन्होंने ये कह दिया कि अभी सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई, जबकि मीटिंग सीट शेयरिंग के लिए ही बुलाई गई थी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले ही महीने जो है अरविंद केजरीवाल भटिंडा गए थे। भटिंडा रैली में उन्होंने एक बात कही थी कि 13 की 13 सीटों पर आप पंजाब में आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएं। तो उन्होंने भी कोई अलायंस की बात नहीं की थी। अब सबसे बड़ा कारण यह है बाबा कि अलायंस अगर यहाँ पर होता है तो आप वर्कर्स को कैसे कन्विंस करेंगे, और खास करके जैसे साउथ में केरला है या तमिलनाडु है, जहां पर हम जानते हैं कि ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है आपस में बहुत भिड़ते हैं आइडियोलॉजी को लेकर। पंजाब में भी वही हाल है। गांव-गांव में कई सालों से हमने देखा है कि अकाली दल और कांग्रेस के वर्कर्स लड़ रहे होते हैं। तो जब आपकी सियासत ही एक दूसरे पर छींटाकशी या आरोप प्रत्यारोप लगाने की रही हो, तो ऐसे में अगर आपके नेता मान भी जाते हैं तो ग्राउंड पे आप वर्कर्स को कैसे समझाएंगे? वो एक बड़ी समस्या है। बाकी राज्यों की तरह पंजाब नहीं है कि आपने भाषण दिया और काम चल गया। जरा हम वो भगवंत मान जी की वो बाइट सुनाते हैं, फिर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है
वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੀ ਕਾਂग्रेस। तो ये बात थी, एक थी कांग्रेस। और उसके बाद जो है पवन खेरा ने ट्वीट करके कहा कि आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं, दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। और इसके बाद ये जो पूरा ट्वीट आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद संदीप दीक्षित ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। स्वाभाविक है जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन एक बात ये नहीं समझने कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। गजाली के पास चलते। गजाली, संक्षेप में एक जानकारी ये चाहिए कि दिल्ली में क्या होगा। जी देखिए बाबा, दिल्ली में भी जो बातचीत चल रही है दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें, क्योंकि उसी से आप लोकसभा के नतीजों की आकलन या उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किन किन विधानसभा सीटों पे आपको कितनी वोट मिली है। तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी तो यही चाह रही है कि क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा में उनके एमपी वहां से बने नहीं है, तो दोनों ही डेटा को या आंकड़ों को देखकर ही कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी दोनों ही पार्टियां। जरूर गजाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में तो दिक्कत है क्योंकि आम आदमी को केवल जहां से सांसद मिल सकते हैं वो एकमात्र वही राज्य है, और इसलिए वो अपनी जगह जो है कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दाऊद के कुल 4 खेतों को चुना गया है इस बार नीलामी के लिए। ये खेत जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में खेड़ तहसील है। खेड़ तहसील में मुंबके नाम का एक गांव है जो कि दाऊद का पैतृक गांव है। दाऊद के परिवार का पैतृक घर भी वहां पर था। तो वहीं पर ये 4 खेत हैं जिनकी की नीलामी रखी गई है। बाकायदा अखबार में इसकी निविदा, इसके विज्ञापन छपाया गया था, निविदा मंगाई गई है। जैसा कि आपने भी बताया कि 3 तरीके से नीलामी होगी। एक ई ऑक्शन के जरिए होगी, यानी ऑनलाइन लोग बोली उसमें लगा सकते हैं। लिफाफा बंद के जरिए कि लिफाफे में अपना बोली लगाकर उसमें डाल सकते हैं। और तीसरा जो है कि खुद आकर जब 5 जनवरी को जो साफेमा का दफ्तर है मुंबई में, वहाँ पर आकर वो सामने सामने बोली लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके से बोली लगाई जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि यही 4 जो खेत हैं जिनकी कुल कीमत अभी तक 19 लाख के करीब आ रही है, जो कि उसमें रिजर्व प्राइस जो तय की गई है, उसके लिए भी पिछली बार खरीदार नहीं मिले थे, बोली नहीं लग पाई थी। तो ये दूसरी कोशिश है। हालांकि इसके पहले जो है कि उसी मुंह के गांव में दाऊद का जो पैतृक घर था उसकी नीलामी हो चुकी है, और साथ में एक पेट्रोल पंप था जो कि प्रस्तावित था, उसकी भी नीलामी हो चुकी है। तो और ये बड़ी बात यह है कि एक समय था कि दाऊद की संपत्ति को खरीदने के लिए लोग आगे नहीं आ पाते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जो खास करके नागपाड़ा, जो मुंबई का जो गढ़ है दाऊद का, डी कंपनी का, वहाँ का रौनक अफरोज होटल भी उसका बिक चुका है। वहाँ डांबर वाला जो बिल्डिंग थी जिसमें कि इकबाल कास्कर रहा करता था, दाऊद का भाई, वो भी बिक चुका है। और गार्डन हॉल जो अपार्टमेंट है उसमें एक फ्लैट था जो कि दाऊद की बहन हसीना पारकर जिसमें रहा करती थी, वो भी बिक चुका है। तो एजेंसियों को काफ़ी सफलता मिली है और अब तक 11 प्रॉपर्टी जो है संपत्ति बेच चुके हैं। इसमें ज़्यादातर जो था कि पहले खरीदार नहीं आया करते थे, लेकिन दिल्ली से एक पहले वकील अजय श्रीवास्तव आए, उन्होंने यहाँ पर पहले उसको खरीदने की कोशिश की, कुछ बोलियाँ भी वो लगाई। उसके बाद मुंबई के एक पत्रकार थे बालाकृष्णन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद उन्होंने भी एक बार बोली लगाई थी, लेकिन फिर वो पैसा नहीं जमा कर पाए जितना पैसा देना था। लेकिन पिछली बार जब बोली हुई थी, खास करके रत्नागिरी के खेड़ की 2 प्रॉपर्टियों की हम बात करें, तो उसमें दिल्ली से ही एक वकील हैं भूपेंद्र भारद्वाज, उन्होंने आकर बोली लगाई थी और उसे वो खरीदने में, लेने में कामयाब हो गए थे। तो इस बार भी जो जानकारी मिल रही है कि वो इस बार भी आएंगे और इस बार भी आकर भूपेंद्र भारद्वाज जो है कि पूरे मामले में बोली लगाएंगे। लेकिन ये जो खेत हैं ये बहुत ही ग्रामीण इलाके में बहुत अंदर की तरफ हैं और उसका एक्सेस भी वहाँ तक जाने के लिए है या नहीं है, ठीक से उसकी पहचान भी थोड़ा सा मुश्किल होगी। यहाँ की सिटी सर्वे से बाद में उसका सर्वे वगैरह कराना होगा, तब जाके स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसलिए बहुत मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग इंटरेस्ट लें। अभी तक कितने लोग आए हैं ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जो है कि उनका कहना है कि कल तक की, यानी कि 3 जनवरी तक इसकी आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन कराने की, और जब 3 जनवरी को जब डब्बा खुलेगा तो पता चलेगा उसमें कितने लिफाफे आए हैं या जो ई ऑक्शन के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यह तब जाकर पता आएगा कि कुल कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इतनी जानकारी है
कि जो दिल्ली के वकील हैं उनके भाई से अभी मेरी बात हुई है, भूपेंद्र भारद्वाज, वो जरूर आने वाले हैं बोली लगाने के लिए। सुनील जी, एक चीज़ बता दीजिए, दाऊद के बारे में ढेर सारी खबरें आती रहती है, आप इन खबरों को ट्रैक करते हैं, क्या हालत है दाऊद की? जिंदा है, नहीं है? किसी ने बोला कि शुगर हो गया, बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, क्या वास्तविक स्थिति आप लोगों को आपके सर्किल में पता चल रही है? देखिए बाबा, हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, और इतना तो तय है कि पाकिस्तान में दाऊद है, जो हमारी एजेंसियां कई बार ट्रैक भी कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार मना करती रही है। दाऊद जिंदा है या मर गया है, ये खबरें भी लगातार उड़ती रहती है। अब तक 5 बार मीडिया के जरिए उसको मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन हर बार जो उसका दाहिना हाथ है छोटा शकील, वो फ़ोन करके मीडिया को बताता है कि खबरें झूठी है, दाऊद है। तो ये माना जा रहा है, जो मुंबई के हमारे सूत्र है, खास करके मुंबई पुलिस भी लगातार यहाँ से ट्रैक करती है, क्योंकि जो उसका पूरा परिवार है, जो अभी लोग रह गए हैं रिश्तेदारों में, वो यहाँ मुंबई में ही रहते हैं, और साथ ही मुंबई में ही उसकी दहशत थी, यहीं से उसने अपनी अंडरवर्ल्ड की दुनिया शुरू की थी। तो वो जो ट्रैक करते रहते हैं, उनके मुताबिक दाऊद जो है, यहाँ तक कि पिछले दिनों जो जहर देने की बात आई थी, उसका भी यहाँ की एजेंसियों ने खंडन किया था और कहा था कि कोई अफवाह है, दाऊद सुरक्षित है। लेकिन दाऊद है कहाँ पर, जैसे सरकार नहीं मान रही है, यानी कि पाकिस्तान सरकार, तो एक पहली बना हुआ है दाऊद अभी भी एजेंसियों के लिए। लेकिन दाऊद न सही तो उसकी प्रॉपर्टी सही, भारतीय सुरक्षा एजेंसी लगातार उसे कमजोर करने की कोशिश में बनी हुई है। जी, कराची में है, क्लिफ्टन एरिया में है, मैं वहाँ एक बार होके आ चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के लाए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक, डंपर और बस ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टरों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया। उसी के तहत मैनपुरी में भी ड्राइवरों ने हड़ताल रखी। उस दौरान उन्होंने जमकर हमला किया, हंगामा किया, पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ये कानून बनाते वक्त ड्राइवरों को ध्यान में नहीं रखा गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आज बैठक बुलाई है, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध कर रहा है। उन्हीं के आह्वान पर चक्का जाम और हड़ताल शुरू हुई है। कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जिससे कि वो सजग रहे। तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना होगा। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है, उसमें एक नया अपडेट ये आया है कि गृह सचिव के साथ ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो बैठक आज शाम होने वाली है, करीब 7 बजे के आसपास, जिसमें कि देखते हैं कि कोई बातचीत का नतीजा निकलता है या नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर रखी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि बैठक जो है कोई हल निकालने के लिए आज शाम है। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी और राम मंदिर ट्रस्ट ने इन खबरों का खंडन किया है। पहले से घोषित है कि 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान श्री राम लला की मूर्ति का स्थापना होगी। इसके अलावा और जो कहते हैं वो सब झूठा है और उसका मैं पूर्णतया खंडन करता हूँ। और राम दरबार के यहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस भवन में वो नहीं स्थापित होगी। ये झूठा है, जो प्रचार हो रहा झूठ है। केवल जो मूर्ति यहाँ बनी है उसी मूर्तियों में से एक मूर्ति की स्थापना यहाँ होगी और उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाकी जो बोल रहे हैं सब झूठ है। आप इतनी उल्टी सीधी खबरें फैलाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। 5 की बात में इजाजत दीजिए, लेकिन एनडीटीवी पे खबरों का सिलसिला जारी है। देश की बात लेकर के आ रहे हैं अखिलेश।